नॉलेज कैश डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको करौली के इतिहास के बारे में बताया था और लास्ट में मैंने आपको गोपाल पाल के बारे में बताया था कि इनके द्वारा हुरडा सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि गोपाल पाल के द्वारा मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था करौली में, जो गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर माना जाता है। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले जो शासक बनते हैं हरबख्श पाल सिंह, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त हो सके। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं हरबख्श पाल सिंह के बारे में। तो अगले जो करौली के शासक बनते हैं उनका नाम है हरबख्श पाल सिंह। हरबख्श पाल सिंह, तो इस हरबख्श पाल सिंह के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अर्थात अंग्रेज हैं उनके साथ में संधि कर ली जाती है। तो कभी कभार ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की एक ऐसी रियासत बताओ जिसने अंग्रेजों के साथ में सबसे पहले अलायंस अर्थात संधि की थी। तो वो कौन सी रियासत थी? करौली रियासत थी। और करौली के किस शासक ने संधि की थी? तो आप बताओगे हरबख्श पाल सिंह के द्वारा यह संधि की गई थी। और कब की गई थी? तो आप बताओगे 15 नवंबर 1817 ईस्वी को हरबख्श पाल सिंह के द्वारा करौली की तरफ से अंग्रेजों के साथ में अलायंस कर ली जाती है। तो इसके द्वारा इसके द्वारा 15 नवंबर 1817 को 1817 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली गई। हरबख्श पाल सिंह ने 15 नवंबर 1817 ईस्वी को करौली की तरफ से अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। और संधि में यह कहा गया था कि अगर करौली के ऊपर बाहरी जैसे अगर मुगल या मराठे अटैक करते हैं तो जिम्मेदारी किनकी रहेगी? अंग्रेजों की रहेगी। और अंग्रेजों के प्रति यह हरबख्श पाल सिंह अर्थात करौली रियासत के शासक वफादार बने रहेंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों और हरबख्श पाल सिंह के मध्य में संधि हो जाती है। इसके पश्चात अगले जो शासक बने थे उनका नाम था नरसिंह पाल। नरसिंह पाल। तो इनके समय की एक इंपॉर्टेंट घटना आती है तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो ये जो नरसिंह पाल थे, इन नरसिंह पाल की 1852 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय इनके कोई पुत्र नहीं था। और अपने राजस्थान की अपन किसी भी रियासत को उठा के देख ले तो ज्यादातर शासकों के साथ ये होता था कि जब उनका देहांत होता था तो उस समय या तो उनके औलाद नहीं होती थी या अगर औलाद होगी तो वो क्या है किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाती थी। तो ज्यादातर रियासतों में अपन को ये देखने को मिला है कि शासक की मृत्यु के समय उसके कोई जीवित संतान नहीं होने की वजह से आगे वंश वृद्धि के लिए इन राजपूताने के शासकों या किसी भी शासक के द्वारा एक प्रथा चला रखी थी गोद लेने की प्रथा।
और गोद लेना अपनी भारतीय संस्कृति में पवित्र कार्य माना गया है। तो ऐसे करके ये राजा किसी दूसरे या दूर के रिश्तेदार को गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते थे। तो होता क्या है, आप घटना को समझने का प्रयास करना। नरसिंहपाल की क्या है, मृत्यु हो गई। इन नरसिंहपाल की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु कब होती है इनकी, 1852 ईस्वी को इनकी क्या हो गई, मृत्यु। और मृत्यु होने के बाद में इनके कोई संतान तो थी नहीं, तो इस नरसिंहपाल के द्वारा भरतपाल को गोद लिया गया। क्या हुआ, इस नरसिंहपाल की मृत्यु 1852 में हो गई और मृत्यु के पश्चात इनके द्वारा एक दूर के रिश्तेदार थे भरतपाल, इनको गोद ले लिया गया। लेकिन उस समय, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, लेकिन समकालीन अगर अपन गवर्नर जनरल की बात करें, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो जब इस नरसिंहपाल के द्वारा भरतपाल को गोद ले लिया गया, तो उस समय भारत के जो जीजी थे, गवर्नर थे, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी एक ऐसे गवर्नर जनरल थे कि यह हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कब किसी रियासत को हड़पा जाए, यानी हमें कोई ऐसी रियासत मिले जिसके जो शासक है उनके कोई जीवित पुत्र नहीं हो, तो अपन उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले। ये नीति किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी की। और लॉर्ड डलहौजी से पहले जितने भी भारत के गवर्नर जनरल हुए थे, उन गवर्नर जनरलों का यह मानना था कि जहां तक हो सके प्रयास यही करना है कि रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए कम से कम प्रयास करें। लेकिन ये डलहौजी उल्टी बुद्धि का था, यह तो हमेशा इस फिराक में रहता था कि कब ऐसी कोई रियासत मिले जिसमें दत्तक पुत्र वाला मामला हो और अपन उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले। तो इस लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, और यह लॉर्ड डलहौजी ऐसा कहता भी था कि भारत में 3 ही प्रकार की रियासतें थी। एक रियासतें वो थी, फर्स्ट प्रकार की मैं आपको बताऊं तो पहली रियासतें वो थी जो अपने आप को स्वतंत्र मानती थी और वो स्वतंत्र अवस्था में थी। दूसरी प्रकार की रियासतें वो थी कि उन रियासतों को, दूसरी प्रकार की रियासतों को मुगलों और मराठे, क्योंकि मराठों का भी एक विशेष इतिहास रहा है, मराठे लूट लपाट करने में बहुत माहिर थे और मराठों ने बहुत से शासकों से टैक्स वसूला और जहां पे चाहे वहां पे अपना तंबू गाड़ देते थे। तो दूसरी रियासतें वो थी जो मराठों और मुगलों को टैक्स देती थी, तो उनको किन्होंने आजाद करवाया, तो अंग्रेजों ने। और तीसरी रियासतें वो थी जो अंग्रेजों ने स्वयं बनाई। तो ये इस लॉर्ड डलहौजी का ये मानना था कि पहली रियासत वाले तो गोद ले सकते हैं, कहने का मतलब संभावना है, अर्थात उनको तो शायद मैं इजाजत दे सकता हूं कि आप कोई दत्तक पुत्र गोद ले सकते हो। लेकिन जो दूसरी रियासतें हैं जो अंग्रेजों ने आजाद करवाई है और तीसरी जो अंग्रेजों ने स्वयं रियासतें बनाई है, इन दोनों प्रकार की रियासतों को तो मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगा कि ये किसी दूर के रिश्तेदार को गोद ले। तो अपनी ये जो करौली थी, ये दूसरी प्रकार की रियासत में शामिल थी, क्योंकि करौली को मराठों और मुगलों से आजाद किन्होंने करवाया था, तो अंग्रेजों ने करवाया था। तो इस लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जैसे ही इस नरसिंहपाल की मृत्यु 1852 में हुई, इसने भरतपाल को गोद लिया, तो इस लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस करौली का, यहां पे लिख देता हूं मैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा
करौली का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। अर्थात इस लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इस करौली का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। फिर करौली की जो जनता थी, प्रजा थी, और यहाँ के जो शासक थे, उन्होंने पहले जो ये ब्रिटिश साम्राज्य का जो मेन कमांड होती थी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स जो ब्रिटिश साम्राज्य की मेन कमांड होती थी, वो किसके हाथ में होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के पास में होती थी। तो जब डलहौजी ने इस करौली का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया, तो करौली के शासक और यहाँ की प्रजा ने समाचार पहुंचाए किसके पास में, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के पास में समाचार पहुंचाए कि साहब आपका ये जो बंदा है लॉर्ड डलहौजी, इसने जबरन ये जो करौली रियासत है इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया है। फिर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स का जवाब आया, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स ने इस डलहौजी के पास में मैसेज भिजवाया कि आप करौली का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इस बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के कहने पर इस करौली के विलय को रद्द कर दिया गया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के मेंबरों ने इस डलहौजी से कहा कि इस करौली को छोड़ दे, इसका विलय मत कर, वरना एक चाटा लगाऊंगा खींच के। तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के कहने पर करौली का विलय डलहौजी द्वारा या करौली का विलय रद्द किया गया। तो किया गया, यह प्रश्न एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के कहने पर किस रियासत के विलय को रद्द किया गया था। शायद 2013 के समथिंग कोई वैकेंसी थी, या फिर शायद आरएएस का पेपर हो सकता है, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसी वजह से मैंने आपको इस कहानी के माध्यम से या इन डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताया है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। हरबख्श पाल सिंह 15 नवंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ में इनके द्वारा संधि कर ली जाती है करौली की तरफ से, और यह संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी अंग्रेजों के साथ में। तो अगर आपसे पूछे अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाली राजस्थान की पहली जो रियासत थी, तो कौन सी रियासत थी, करौली रियासत। शासक हरबख्श पाल सिंह और 15 नवंबर 1817। बाद में अगले शासक बने नरसिंहपाल। तो इनकी मृत्यु 1852 में हो जाती है, और मृत्यु के बाद इनके द्वारा भरतपाल को गोद लिया गया। तो इस लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस करौली का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया, लेकिन करौली के शासक और यहाँ की प्रजा के कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के जो मेंबर थे, उन्होंने आदेश दिया डलहौजी को कि आप ब्रिटिश साम्राज्य में करौली का विलय नहीं कर सकते। तो यह प्रश्न पूछा गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के कहने पर करौली का विलय किस राजस्थान की किस रियासत का विलय रद्द किया गया था। तो आप बताओगे करौली का विलय रद्द किया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो शासक बनते हैं मदनपाल, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार से राजस्थान की ये एकमात्र ऐसी रियासत मानी जाती है जिसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में होने के पश्चात इसके विलय को रद्द किया गया था। तो आप इसको विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि
एक ऐसी रियासत बताओ जिसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया, लेकिन बाद में उस विलय को रद्द करना पड़ा था। तो कौन सी रियासत थी? राजस्थान में ये करौली वाली रियासत थी। तो अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम है मदनपाल। मदनपाल। तो सीधे सीधे आप एक बात ये याद रखोगे कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे। तो होता क्या है, जब मैंने आपको ये बता दिया है कि 1857 की क्रांति के समय ये करौली के शासक थे। अब होता क्या है, कोटा के जो महाराजा राम सिंह थे, राम सिंह सेकंड थे, उन राम सिंह सेकंड को भवानी पलटन, कोटा में जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उस समय भवानी पलटन और नारायण पलटन के द्वारा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया जाता है और लाला जयदयाल और मेहताब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति का बिगुल बजाया जाता है। तो कोटा के शासक राम सिंह सेकंड की सहायता करने के लिए ये जो करौली का शासक था मदनपाल, ये गया था। तो ये बात आप याद रखोगे कि कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय की सहायता करने के लिए गया था। और इसी कारण अंग्रेजों द्वारा इनको 11 तोपों के स्थान पर 17 तोपों की सलामी दी जाने लगी थी। तो जब जब मैं आपको 1857 की महान क्रांति पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको ये बात भी मैं बताऊंगा कि राजस्थान में एकमात्र एक कोटाई एक ऐसी रियासत थी जिसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें कोटा की संपूर्ण प्रजा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास किया था और बर्टन का सिर काटकर कोटा के किले पर टांग दिया गया था। तो उस क्रांति को दबाने में, कोटा की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की सहायता किसने की? इस करौली के शासक मदनपाल के द्वारा कोटा की सहायता की गई थी और इन्होंने कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को आजाद करवाया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पहले करौली को 11 तोपों की सलामी दी जाती थी, तो अंग्रेजों ने कोटा को तो 11 तोपों की सलामी प्रदान कर दी, अर्थात कोटा के सम्मान में कमी आई। तो कोटा को पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, तो फिर कोटा को 11 तोपों की सलामी दी गई और इस करौली के शासक मदनपाल ने अंग्रेजों की सहायता की, तो इसको 11 तोपों के स्थान पर कितनी तोपों की सलामी दी जाने लगी? 17 तोपों की सलामी दी जाने लगी थी। उसके अलावा एक बात और आती है जो 1865 के आसपास की है, तो साथ ही में अपन उसकी भी चर्चा करते हैं। 1865 ईस्वी में स्वामी
जो दयानंद सरस्वती आते हैं, दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम करौली के शासक करौली के शासक मदन पाल के आग्रह पर करौली में आए थे। तो ये जो मदन पाल थे, इनके समय में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उनके करौली के शासक मदन पाल के द्वारा आग्रह करने पर 1865 में ये कहां पे आते हैं, करौली में आते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, मदन पाल 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को रिहा कराने में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। इसी कारण अंग्रेजों के द्वारा इनको 11 तोपों के स्थान पर 17 तोपों की सलामी दी जाने लगी थी। और 1865 में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये करौली के शासक मदन पाल के आग्रह पर सबसे पहले राजस्थान में करौली में आए थे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन ये करौली का इतिहास मेरी तरफ से आपको कंप्लीट होता है, जो रीट के स्तर का है। तो मैं आपको इन क्लासों में प्रयास यही करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं निकले। तो अपन अगले सेशन में शुरुआत करेंगे बीकानेर के राठौड़ों की, किस प्रकार से जोधा के एक व्यंग्य पर, जोधा के एक ताने पर जो इनके पुत्र आते हैं बीका, ये मारवाड़ का क्षेत्र छोड़कर किस प्रकार से बीकानेर में एक नवीन राठौड़ सत्ता को स्टेब्लिश करते हैं, अपन उनकी चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास में अपन बीकानेर के जो राठौड़ शासक है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट न करना भूलें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का ये जो सेशन है, इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।